हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। आज हम आगे का देखेंगे। विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव संभव। 1974 में जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होना था, गुजरात विधानसभा भंग की जा चुकी थी। अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या गुजरात विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं? इस संबंध में राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 1974 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं। उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निश्चित की गई हैं। व्यवहार के अंतर्गत अब तक राष्ट्रपति पद हेतु जो चुनाव हुए उनमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी पंक्ति और अन्य कठिनाइयों को अनुभव किया गया तथा यह भी देखने में आया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को मखौल के रूप में इस महान पद का उम्मीदवार बना लिया जाता है। गैर गंभीर प्रत्याशियों को इन सर्वोच्च पदों से अलग रखने का प्रयत्न 1974 में किया गया, लेकिन जब उससे सफलता नहीं मिली तो इन गैर गंभीर प्रत्याशियों को सर्वोच्च पदों से चुनावों से अलग रखने के इरादे से 5 जून 1997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसे बाद में संसद ने अधिनियम का रूप दे दिया। इस अधिनियम के आधार पर अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये निश्चित की गई है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रखा गया है। संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप में भारत राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही अपनाई गई, क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाएगी। संथानम ने कहा, यह महसूस किया गया है कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। यह भी महसूस किया गया कि भारत में संविधान निर्माण के समय मतदाताओं की संख्या 18 करोड़ मतदाताओं की थी। उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में बड़ी बाधाएं उपस्थित होंगी। संविधान सभा में यह आशंका भी प्रकट की गई और ऐसी आशंका करना उचित ही था कि शायद प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे और उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। संविधान सभा के सामने यह विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बना रहेगा तथा वह ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा न राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार का वरन संपूर्ण भारत राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह विधि जो संविधान में दी गई है अपनाई गई।
राष्ट्रपति की इस निर्वाचन पद्धति की काफ़ी आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत शब्दावलियों का जो उल्लेख किया गया है वह नितांत गलत है। इन शब्दावलियों का प्रयोग तो वहीं उचित होगा जहां कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाना हो, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने लिखा है, इस पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य ही प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होता है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि खच्चर और घोड़े में। इस पद्धति को विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति की संज्ञा दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं वरन यह निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त हो। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 है और 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्र पर मत नहीं देते तो यह पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति के रूप में कार्य नहीं करेगी। इसका एक दोष ये भी है कि यदि उम्मीदवार की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपना विकल्प चिन्हित नहीं करते हैं और केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं तो किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या होगा? यह दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी इस पद्धति को अपनाने के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे इसके अंतर्गत केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिससे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत जैसे कि साधारण पद्धति में होता है। दूसरे, इनमें संसद के छोटे दलों और प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल को बहुमत न हो तो अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को कुछ उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन प्राप्त होती है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उनको निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होंगे और उसके कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों और भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होगी। राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की सुविधा प्राप्त होगी। फरवरी 2000 में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन का निर्णय लिया गया है। उन्मुक्तियाँ, राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ना उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उसे कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उस पर किसी प्रकार का दावा है तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, शेष अवधि के लिए नहीं। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी भारत में यह संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा
और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेजा जाएगा। द्वितीय सदन में इस अभियोग की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए समिति नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो ये प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकार होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। इस संबंध में यह विशेष बात है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपने कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की अवधि 5 वर्ष होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा तब तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कार्यों को संपन्न करेगा। ये थी बातें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और उनके वेतन भत्ते, कार्यकाल, महाभियोग से संबंधित। अगले लेक्चर में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ।